हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज से हम लोग देखेंगे एसएसटी का भी 9th क्लास का। ओके, आप लोगों को काफी रिक्वेस्ट आ रहा है कि 9th क्लास एसएसटी भी अपलोड कीजिए। तो एक्चुअली आजकल जैसे कि पता है मेरा कॉलेज शुरू हो गया है तो टाइम नहीं मिल पाता है मुझे ज्यादा, और इसीलिए आजकल एक से ज्यादा वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एसएसटी, मेरे भाई को काफी इंटरेस्ट है एसएसटी पर, तो आज से आप लोगों की क्लास जो है एसएसटी का बस मेरा भाई लेगा और बताइएगा कैसा है फीडबैक। एक्चुअली इस वीडियो में ही वो क्लास लेगा, तो मैं इंट्रो करा देता हूँ। दीपू, ये मेरा भाई है दीपू सिंह। ओके, अभी बीएससी कर रहा है मैथ ऑनर्स लेकर, बट हिस्ट्री में इंटरेस्ट है इसको, तो मैं सोचा कि इसी से करवा लूं क्यों ना, क्योंकि देखिए अभी थोड़ा टाइम मुझे कम मिलेगा, इसीलिए। एक्चुअली आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अपने क्लास में जब 10th मैट्रिक लिखा था उस वक्त अपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप था। ओके, टॉप नंबर 1 था, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो भी है वीडियो देखिए, और कहीं पर दिक्कत होगा तो फिर बोलिएगा और फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा, पढ़ाने का स्टाइल, क्योंकि मैं भी जान सकूंगा और आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए थोड़ा सा, जो भी होगा जरूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बाकी क्लास मेरा भाई दीपू सिंह लेगा। थैंक यू। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हम सब भारतीय आजाद हैं। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, नियम भी तोड़ सकते हैं, और हम लोग को कोई कुछ करने वाला है नहीं। जैसे कि बिना हेलमेट का गाड़ी चलाना, सिगरेट पी चलना, ऐसे। पर पहले ऐसे नहीं होता था, पहले राजतंत्र था। आप लोग देखे होंगे बाहुबली, भल्लाल देव कैसे कोड़ा से मार रहा था और कर वसूल रहा था। पहले ठीक वैसा ही हालत था, जान का कोई वैल्यू ही नहीं था, कुछ भी हो मार दो इससे सीधा। तो आज हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में, कैसे फ्रांस के लोग जागरूक हुए, अपना एक समूह बनाए और राजा को कैसे गद्दी से हटाया और वहां पर प्रजातंत्र कैसे स्थापित किया, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए, बात है 14 जुलाई 1789 का, जब लोगों को लगा कि सम्राट जो वहां के थे सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया है, और सब तरफ अफवाहें उड़ने लगी कि सेना शहर में घुसकर हम लोगों पे गोली चला देगी। अब मरता क्या नहीं करता, सब लोग एकत्रित होने लगे। मर्द और महिलाएं टाउन हॉल में जमा हुई और उन्होंने फैसला किया कि हम उनका विद्रोह करेंगे, और वे सरकारी दफ्तरों पर जबरन घुसने लगे और हथियार और गोला बारूद की तलाश करने लगे। जब वह गोला बारूद उन्हें वहां नहीं मिला, तब वह ये किला है बास्तिल, ये राजा इसमें नहीं रहता था, बस उसमें कैदियों को रखा जाता था, उस पर हमला कर दिए। किला को तोड़ दिया गया और उसके अंदर जो भी गोला बारूद, गन, हथियार, बंदूक थे, सबको बरामद किया गया और वहां के कैदियों को भी छुड़ा लिया गया। और कैदियों की संख्या कितनी थी? मात्र 7। पहले आज के जैसा नहीं होता था कि हाँ उसने ये काम किया है तो उसको 5 साल तक जेल में रख दो। तुरंत सजा सुनाया जाता था, तुरंत फांसी हो जाए या फिर तुरंत उसको आग में जला दिया जाए, तेल में भून दिया जाए, कुछ भी तुरंत होता था। आजकल के जैसे नहीं कि 10 साल तक जेल में रह रहा है, मुफ्त का खा रहा है, मोटा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता था। हालात उस समय ऐसे थे कि पावरोटी, जो कि वहां का मुख्य खाद्य का दाम लगातार बढ़ने लगा। अंत में विद्रोह होने लगा और फ्रांस के राजा को फांसी की सजा दे दी गई और वहां पर प्रजातंत्र स्थापित करने लगा। तो फ्रांस के लोगों के ये भड़कने, समूह बनाने और राजा को फांसी तक लटकाने एवं वहां पर प्रजातंत्र स्थापित करने तक की जो भी घटनाएं हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां को राजगद्दी पर बैठाया गया। ये जो बुर्बो है ये राजवंश है, जैसे हम लोग के यहाँ मौर्य वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश होता है, वैसे ही फ्रांस में ये बुर्ब राजवंश का शासन था। जब उसका राज्याभिषेक हुआ तो वह मात्र 20 साल का था और ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट से उसका विवाह कराया गया। जब वह राजगद्दी पर बैठा तो उसने देखा कि राजकोष तो खाली है। अब खाली राजकोष कैसे हुआ? होता उस समय यह था कि जो वायसराय थे या फिर जो भी राजघराने के लोग थे उन पर बहुत ज्यादा खर्च किया जाता था। जैसे मान लीजिए आप अभी इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के प्रधानमंत्री की बात करें, उनकी सैलरी अभी 1.5 लाख के आसपास है, परंतु उसके डेली रहने का खर्च, कहीं आने जाने का खर्च, एक महीना में इससे कहीं ज्यादा, जितना का बच्चा नहीं उतना का झुंझुना, लगभग 50-60 लाख पहुंच जाता होगा। या फिर कोई समारोह होता है तो उसकी सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा खर्च किया जाता था, और उसकी सैलरी अभी प्रधानमंत्री की लगभग वही 1.5 लाख के आसपास है। तो इस प्रकार से वहां का राजकोष पूरा खाली हो गया। और दूसरा कारण था युद्ध।
उस समय बहुत युद्ध लड़ा जाता था, तो सैनिकों के लिए खाद्य आपूर्ति, हथियार आपूर्ति एवं उनके वेतन में बहुत सारा खर्चा होता था, जिससे राजकोष पूरा खाली हो गया था। परंतु लुई 16वां ने अपने राज्य गद्दी में बैठने के बाद अच्छे काम भी किए। उन्होंने अमेरिका के 13 उपनिवेश को आजाद कराने में मदद की, और उपनिवेश वो ब्रिटेन का उपनिवेश था। उपनिवेश का मतलब होता है किसी देश पर कब्जा करके उसको गुलाम बनाकर उसका आर्थिक शोषण करना। जैसे आप लोग फिल्मों में देखते होंगे कि कोई गैंग है, माफिया है, बच्चों को उठा लिया, 12-13 बच्चों को और लगा दिया कोई फैक्ट्री में, दिन भर काम करवा रहा है, एक टाइम खाने के लिए दे रहा है और पूरा पैसा कमा रहा है। तो बच्चा वो जो माफिया है उसका हो गया उपनिवेश, मतलब किसी को गुलाम बनाकर उससे खूब निचोड़ना, कंगाल कर देना उसको, ये होता है उपनिवेश। तो जो फ्रांस था वो अमेरिका के 13 उपनिवेशों को आजाद कराने में मदद किया। ब्रिटेन जो हम लोग पे शासन किया था और हम लोग आजाद हुए थे 1947 में, वही ब्रिटेन है ये। अमेरिका को आजाद कराते कराते लगभग उस पर बहुत सारा कर्ज पड़ गया। उसका कर्ज 10 अरब लिवरे उतना हो गया, 10 अरब लिवरे। लिवरे एक मुद्रा है जो कि फ्रांस की मुद्रा है। आगे चलकर 1794 में यह पूरी तरह से खत्म हो गया। लिवरे मुद्रा है, जैसे हमारे यहाँ रुपया, वैसे ही फ्रांस की मुद्रा थी लिवरे। अब 1794 में यह खत्म कर दिया गया। और उससे पहले ही फ्रांस में आर्थिक तंगी थी, तो उसके कारण भी उस पर पहले से 2 अरब लिवरे का कर्ज था, तो वह पूरी तरह से डूब गया कर्ज में। अब होता इसे है जैसे कि हम किसी से लोन लिए, अब लोन तो ले लिए, अब चुकाने समय जैसे जमींदार है तो वो मूर्ख पूरा उसका शोषण करेगा, उसका जमीन हड़प लेगा। तो फ्रांस के साथ भी यही हुआ। जो कर्जदार थे वे उन्होंने अपना ब्याज अचानक 10% बढ़ा दिया। जनरली ऐसा होता है कि जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो ब्याज 2%, 1.5%, 5% इतना देना होता है। फ्रांस को कर्ज दिए थे, उन्होंने अपना ब्याज सीधे 10% तक बढ़ा दिया। अब सारा कर्ज का भार राजा पर चला गया और राजकोष पूरा खाली। उस समय जो फ्रांस का सामाजिक स्थिति वह 3 स्टेट में थी। स्टेट मतलब राज्य नहीं, स्टेट मतलब लोगों का समूह, अलग अलग स्टेट में बटा हुआ था। जो स्टेट था, जो समाज का विभाजन था, वह 3 स्टेट में था। पहला में था पादरी। पहले जो पंडित लोग थे या फिर जो पूजा पाठ करवाते थे उनको बहुत इज्जत दिया जाता था, उनको लगभग भगवान के समान माना जाता था। तो पहले स्टेट में थे पादरी। सेकंड में थे कुलीनवर, मतलब राजशाही लोग, राज दरबारी लोग या फिर जो भी सेना में बड़े अफसर लोग थे, वे लोग दूसरे स्टेट में आ जाते थे। और बाकी सब जितने भी बाकी बच गए वे सब थर्ड स्टेट में आ जाते थे, जैसे व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन मजदूर और नौकर। और उस समय किसान की जनसंख्या 90% थी। पर क्या फायदा 90% होने का? इसमें से 60% सामंत के अधीन थे, मतलब सामंत के जमीन पर खेती करते थे और अपना गुजारा करते थे। और कर 2 प्रकार से लिया जाता था मुख्य था। पहला था टाइट, इसे धार्मिक कर भी कहते हैं। यह एक प्रकार का कर है जो पादरी लोग लगाते थे आम जनता पर। यह कर अलग से वसूला जाता था और इसका जो भी आय होता था उसका 10% हिस्सा मात्र धार्मिक कर टाइट के रूप में चला जाता था। उसके बाद है टाइल, इसे प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जो भी जमीन हो गया या फिर जो भी खेती का हो गया, घर का हो गया, ये सब प्रत्यक्ष कर। इसके बाद इतना में पेट नहीं भरता था तो और एक कर लगा देते थे, इसे अप्रत्यक्ष कर। जैसे नमक में लग गया, तंबाकू में लग गया। तो मुख्यतः 2 प्रकार के ही थे, परंतु तीसरा अप्रत्यक्ष कर भी लगाया जाता था। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी और यही जनसंख्या 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। लगभग 50 लाख जनसंख्या बढ़ गया। इसमें साल देखिए और जनसंख्या कितना वृद्धि हुआ वो देखिए। और आज हालत इंडिया में यह है, अगर 6 महीना देखे तो 50 लाख से ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगा।
वो तो मृत्यु दर भी उतना ही है, वरना फिर ऐसा होता है कि इंडिया में पैर रखने के लिए जगह नहीं होता। वैसे भी आने वाले कुछ सालों में इंडिया का जनसंख्या दुनिया में सबसे ज्यादा होने वाला ही है। नीचे देखेंगे एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें हम लोग को फिल करना है, जिसमें पहला में लिखा हुआ है खराब फसल, फिर और 2 बॉक्स छोड़ दिया गया है, फिर लिखा हुआ है गरीब पावरोटी नहीं खरीद पाएंगे, फिर इसी से और 2 निकला हुआ है, 2 ब्लैंक है, उसके बाद महामारी और फिर ये। तो इसमें मैं बता देता हूं, अगर फसल खराब होगी तो फसल मतलब जो खाद्य आपूर्ति है उसका मांग बढ़ेगा। यहाँ जो खाद्य आपूर्ति है उसका मांग बढ़ेगा, तो जब खाना का मांग बढ़ेगा, जैसे कि फोन का मांग बढ़ता है तो उसका प्राइस भी अचानक बढ़ जाता है। जैसे लॉकडाउन में हुआ, एक फोन का दाम सीधे 2000 बढ़ा दिया गया। वैसे ही जब मांग बढ़ेगा, जब सप्लाई बंद हो जाएगा तो मांग बढ़ेगा ही, तो मांग बढ़ेगा तो इससे महंगाई भी बढ़ेगी। कोरोना में हम लोग देख ही चुके हैं कि सब सामान का मांग बढ़ गया। दुकान में लोगों को यह बोल दिया गया कि सामान का दाम नहीं बढ़ाना है, फिर भी दुकानदार जबरदस्ती लाभ कमाने के लिए महंगा सामान बेच रहे थे। सामान का दाम कम ही था, पर लॉकडाउन होने की वजह से वे सामान महंगा बेच रहे थे, क्योंकि मांग बढ़ गई थी। तो मांग जब भी बढ़ेगी महंगाई बढ़ेगी, और जो गरीब है वे लोग कैसे खरीद पाएंगे। उस समय का मुख्य खाद्य फसल पावरोटी ही था, पर पावरोटी को भी महंगा कर दिया गया। एक बात बताना चाहूंगा कि पावरोटी का जो लाइफ टाइम होता है वो 4 से 5 दिन तक होता है। अगर आप पावरोटी खरीदते हैं, पावरोटी खाते हैं, तो उसका डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, कब वो मैन्युफैक्चर हुआ है। अगर 4 दिन से ज्यादा हो गया है तो उसको ना खाएं, क्योंकि अगर हम रुई में आग लगाएंगे ना तो वह एक झटके में जल के खत्म हो जाएगा। तो वैसा ही ठीक पावरोटी के साथ ही होता है। वो उतना फुला हुआ दिखता है, पर उसको जब दबाएंगे तो छोटा सा गोला ही होता है। अगर उसमें बीमारी मतलब फंगस या फिर कुछ कीटाणु लग गए तो वो तुरंत पूरे पावरोटी में फैल जाएंगे। इसलिए पावरोटी खाना ज्यादा ही हानिकारक है, अगर उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट से ज्यादा ही दिन हो गया है। उसके बाद पावरोटी महंगा हो जाएंगे तो गरीब या तो भूखे मरेंगे या तो बीमार होने लगेंगे। तो यहां लिखते हैं बीमारी, और जब बीमारी होगी तो महामारी होगी, जैसे कि अभी कोरोना काल है, हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। और जब महामारी होगी तो फिर यहाँ मृत्यु। ये एक बॉक्स छोड़ दिए हैं, आप लोग खुद से भर लेंगे। जैसे कि राजकोष खाली था, तो राजकोष खाली होने की वजह से कर में वृद्धि करना पड़ा। और कर केवल जो तीसरे स्टेट वाले थे, जो मजदूर वर्ग थे, जो भी शिक्षक लोग थे, वकील लोग थे, केवल वही लोग देते थे। एक तो वे लोग गरीब, और कर ऊपर से ले रहे हैं वे और गरीब, तो अमीर और गरीब के बीच में फासला बढ़ता ही गया। ऊपर से जो किसान थे, वहां 90% जो भी किसान थे वे कृषि पर आधारित थे, परंतु खराब फसल होने की वजह से, जैसे कि सूखा हो गया या फिर बर्फबारी हो गया। जनरली इंडिया में बर्फबारी नहीं होता है, परंतु फ्रांस जैसे देशों में वहां वर्षा कम और बर्फबारी ज्यादा होती है। और एक बार जब बर्फबारी होती है तो वह 3 फीट तक चला जाता है। तो 3 फीट तक जाएगा तो पूरा फसल ही ढक जाएगा। फसल कहां से होगा, फसल होगा ही नहीं, जिससे खाद्य आपूर्ति बढ़ने लगी। वैसे भी वहां का जनसंख्या बढ़ ही गया था, तो पावरोटी में महंगाई आने लगी और अकाल बढ़ने लगा, जिससे मध्य वर्ग का जन्म हो गया। अब तो वे लोग विद्रोह करने वाले थे, तो मध्य वर्ग जो थोड़ा समृद्ध थे, जैसे कि शिक्षक हो गया, वकील हो गया या फिर कर्मचारी हो गए, वे लोग थोड़ा स्ट्रॉन्ग थे, मजबूत थे आर्थिक रूप से। तो मध्य वर्ग का उदय हुआ, और ये 18वीं शताब्दी में हो गया। जैसे हम लोग अभी 2000 चल रहा है, पर 21वीं शताब्दी में है, वैसे ही 18वीं शताब्दी में मध्य वर्ग का उदय हुआ। और इन्होंने जनमाना अधिकार, जो जन्म से अधिकार है, जैसे कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, पादरी का बेटा पादरी बनेगा, पंडित का बेटा पंडित ही बनेगा, इसको हटाने का मांग किया गया। और योग्यता के आधार पर जो भी पद है उन पर आदमियों को या व्यक्तियों को रखा जाए। जोन लोग थे और ज्यां जाक रूसो, ये 2 दार्शनिक थे।
इन्होंने समान नियम, समान अवसर एवं स्वतंत्रता पर लोगों को जागरूक किया। दार्शनिक मतलब जो लोग घूमते हैं, दर्शन करते हैं और लोगों को ज्ञान बांटते हैं। जैसे हमारे भारत में गौतम बुद्ध हो गए, महावीर जैन हो गए, ऐसे ही जॉन लॉक और जिया जाक रूसो वहां के दार्शनिक थे, फ्रांस के। उसके बाद है टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, जो कि लोक के द्वारा लिखा गया था। इसमें राजा के निरंकुशता पर जोर दिया गया। टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट, जो कि जॉन लॉक ने लिखा था, इन्होंने उसमें राजा के निरंकुश अधिकारों का खंडन किया था। मोंटेस्क्यू, इन्होंने एक बुक लिखा था द स्पिरिट ऑफ लॉज। ये लॉज मतलब वो नहीं जो हम लोग 1500 दे के रहते हैं। लॉज मतलब हो गया कानून, इंग्लिश वर्ड है लॉज, LAW, लॉ, वही लॉ कानून, जिसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की चर्चा की गई। यह एक शासन प्रणाली है जिसमें विधायिका होगी, कार्यपालिका होगी और न्यायपालिका होगी। और सबसे पहले जैसे कि लुई 16 के शासन काल में USA के 13 उपनिवेश को आजाद कर दिया गया था, तो सबसे पहले यहीं पर इस शासन प्रणाली को लागू किया गया। और जब देखा गया कि US में यह शासन प्रणाली पूरी तरह से कामयाब रही, तो लोगों में उत्साह बढ़ने लगी और वे लोग आजाद होने की होड़ करने लगे। इससे विद्रोह बढ़ने लगा। आगे अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। लास्ट में एक बार फिर से मैं आ गया हूं आप लोगों को ये पूछने के लिए कि कैसा लगा पढ़ाई, कमेंट करके जरूर बताइए। ये मुझे जानना है और मतलब आप लोग का जो फीडबैक है, क्लियर है ना, फीडबैक मुझे चाहिए। ओके, और अभी तक आप मेरे चैनल को एजुकेशन ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं जेसीईआरटी और एनसीईआरटी का दोनों का हिंदी मीडियम अपलोड कर रहा हूँ। ओके।